बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर हिफ्ज़त तबस्सुम। चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हम पढ़ रहे थे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कोवलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई से। कोवलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई जो हैं वो सीरीज़ के स्टार्ट में रैपिडली डिक्रीज़ होते हैं, देन वो मिडल में आके ऑलमोस्ट कांस्टेंट से हो जाते हैं, यानी कि उनमें चेंज नहीं आ रहा होता, और फिर वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़। यानी कि ट्रेंड क्या है कि शुरू में डिक्रीज़ होंगे, फिर कांस्टेंट हो जाएंगे और फिर इंक्रीज़ होंगे। और ये जो कोवलेंट रेडियाई का इंक्रीज़ होता है, बेसिकली ये क्यों हो रहा होता है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि जो फिल्ड 3D ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जब 3D ऑर्बिटल फिल हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सुकर जाता है, और सुकर के वो इलेक्ट्रॉन्स की एक कोर सी बना देता है। ठीक है, आपने शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है। सेम उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन कोर 4s के आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करती है न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और वो जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो 4s का ऑर्बिटल है, जब उसके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो फैल जाएगा और साइज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम स्पेसिफिकली आयनिक रेडियाई की बात करें तो उसमें जो चेंजेस हैं वो इतनी रेगुलर नहीं होती हैं, उनका जो पीरियोडिक ट्रेंड है वो इतना रेगुलर नहीं होता, जिसकी वजह से उसके लिए हम एक सेट पैटर्न पे बात नहीं करते कि ये पहले इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा या इसमें चेंजेस किस तरह से आएंगे। लेकिन कोवलेंट रेडियाई के लिए क्या ट्रेंड है कि पहले डिक्रीज़ होगा, फिर कांस्टेंट और फिर इंक्रीज़। ग्राफ आपके सामने मौजूद है जिसमें जो डॉट्स वाले हैं वो कोवलेंट रेडियाई हैं और ब्लॉक वाले जो हैं वो आयनिक रेडियाई हैं। और आप ये डॉट्स वाले में कोवलेंट रेडियाई का ट्रेंड देखें कि पहले डिक्रीज़ हो रहा है और फिर वो कांस्टेंट होते होते इंक्रीज़ हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट सीरीज़ में जाएगा और ये ट्रेंड चलता जाएगा। और वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि जो फील्ड 3D के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो शेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन कोर बना देता है। वो कोर 4s के आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से शील्ड करती है, प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म। अब ये क्या होती है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है? पहले हम पढ़ेंगे कि पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हों, यानी कि आम ज़बान में हम कहते हैं कि वो सब्सटेंसेस जिनको मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करती है वो होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और वो सब्सटेंसेस जिनको मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करती है उनको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब ये जो बिहेवियर है हमारे पास पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का, ये किस वजह से हो रहा होता है? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा होता है। जब भी किसी एटम, आयन या मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस तरह से इस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं? बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़ा था कि दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो पेयर अप हुए होते हैं उनकी ऑपोजिट स्पिन होती है। ठीक है, जब अनपेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसकी अपनी एक ज़ाती तौर पे स्पिन होगी। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है, उस स्पिन का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, इस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहा होता है। और जैसे ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करेंगे, पैरामैग्नेटिज्म की ये प्रॉपर्टी भी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, और वजह क्या है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और उसका जो है वो स्पिन कर रहा होता है, उसका स्पिनिंग मोमेंट होता है। स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रहा होता है। अच्छा, अब आगे बात कि जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो उन दोनों की जो स्पिन होती है वो ऑपोजिट होती है और वो स्पिन आपस में एक दूसरे को के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था जब आपने क्वांटम्स पढ़े थे। ऑपोजिट स्पिन जो होती है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। जब वो उन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो मैग्नेटिक मोमेंट्स भी कैंसिल हो गए और जो उसका एक इफेक्ट था मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करने का वो भी खत्म हो गया। तो सब्सटेंस क्या बन गया? डायामैग्नेटिक बन गया। यानी कि पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो सब्सटेंस क्या बन जाता है? डायामैग्नेटिक बन जाता है। नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बनता है कि Fe+3 और मैंगनीज+2, इन दोनों का जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और इन दोनों की साइड्स पे, बोथ साइड्स पे सीरीज़ में जब हम ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करेंगे तो Fe+3 और मैंगनीज+2 की बोथ साइड्स पे, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वहाँ पे हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ होने की वजह क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे या हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। आगे लिखी भी हुई है रीज़न के इन दोनों का मैक्सिमम क्यों होता है Fe+3 और मैंगनीज+2 का, क्योंकि दोनों के पास
5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने कहा था कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं उतना ही उनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होगा। तो दोनों के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और अगर हम नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ठीक है, इन दोनों एलिमेंट्स की बोथ साइड्स पे ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर अगर हम बाकी एलिमेंट्स को देखें तो दोनों तरफ मैग्नेटिक मोमेंट जो दोनों तरफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो डिक्रीज़ होता है। वो क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। शुरू में नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कम होते हैं और बाद में क्या होता है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है और पेयरिंग की वजह से भी पैरामैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। ये देखें आपके सामने जो टेबल 6.4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप अच्छी तरह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें आयन लिखे हुए हैं, आगे उनकी 3d ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। इसमें आप देखें मैंगनीज +2 और आयरन +3 जो दरमियान में हैं, इनके नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है 5। इससे ऊपर और इससे नीचे, इससे ऊपर तो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कम है, ठीक है। पहले 1 है, सबसे पहले 0 हैं, फिर 2 हैं, फिर 3 हैं और फिर हमारे पास जो है वो 5 आ गए। अगर हम इनके नीचे देखें तो क्या हुआ, पेयरिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि पहले नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कम थे और उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास पेयरिंग स्टार्ट हो गई है। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के ट्रेंड को हम यहाँ से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। साथ हमारे पास ग्राफ है, वहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं, जहाँ पे मैंगनीज +2 और आयरन +3 का मैक्सिमम है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको पता है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। इनकी जो वेरिएबल वैलेंसी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो प्रॉपर्टी है, बेसिकली वो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन में s इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अंडरलाइंग अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रेंजेस में आ जाती है, ठीक है। डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट होती है, यानी कि होता क्या है कि 4s इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ 3d के इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर होते हैं वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो शो होती है, यानी कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी शो होती है। अब अगर हम 3d सीरीज़ के एलिमेंट्स को देखें तो ये मोस्टली हमारे पास +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ +2 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। जो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो मोस्टली तब होती है जब सिर्फ 2s के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा +2 के अलावा जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तो वो क्यों आती है, जब s और d इलेक्ट्रॉन्स दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंगनीज के बाद हम देखें, ठीक है, मैंगनीज के बाद नंबर ऑफ़ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जो नंबर ऑफ़ ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज के बाद डिक्रीज़ हो रहा होता है वो क्यों होता है कि जो d सब शेल होता है ना वो फिल होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होना शुरू हो जाते हैं। नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। और इस तरह से इस ट्रेंड को हम जस्टिफाई करते हैं कि +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 4s के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। +2 के अलावा अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो s और d इलेक्ट्रॉन्स दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसलिए होता है। और जैसे ही d इलेक्ट्रॉन्स कम होना शुरू होंगे या होना शुरू होंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी। ये आपके सामने ट्रेंड भी लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट का कि पहले 2 और 3, ये +2 और +3 है, ठीक है। उसके बाद 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है और फिर वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई, 6, 5, 4, 3 और फिर एंड पे बिल्कुल 2 रह गई। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन बनता है वो है हमारे पास, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस शेल अफेक्ट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं, बाइंडिंग एनर्जी, पैरामैग्नेटिज्म, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। एज इट इज़ जो हमने पढ़ा है वही हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ और साथ ही साथ हमने ऑक्सीडेशन स्टेट तक जो है वो प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया है। ये आज के लेक्चर के बारे में था। इंशाल्लाह 15 को हम ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। कल जो है वो 14 अगस्त की हॉलीडे है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि वो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो कोशिश करें कि पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा करें जिसको दूसरों को बताते हुए आपको भी फ़ख्र हो और वो पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद हो। कोई बहुत बड़ा काम नहीं, आप कोई बहुत छोटा काम छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं जो आप अपने कंट्री के लिए कर सकें। और सेकेंडली आप जो हैं वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए दुआ करें कि वो भी जो है वो जल्दी से पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए और आज़ाद हो जाए, हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो इस मुसीबत से निकल सकें और हम फिर मिल के इस डे को मज़ीद अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें।
पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।